हेडिंग डालो बेटा, इसी में डालो हेडिंग, ग्राफ बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर अलग अलग चीजें हैं क्या, अरे पर्टिकुलर टेम्परेचर ही किसी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कहे नहीं तो ये तो अलग बात हो गई। अच्छा चलेगा, ये हमने ग्राफ खींचा बेटा। अच्छा इस एक्सिस पे हमने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, दैट इज टेम्परेचर ले लिया, और इस एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर ले लिया। अच्छा देखो, हम पहले ग्राफ आपके सजा देते हैं, फिर आप बनाइएगा। अच्छा बताओ बेटा, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ खींचने का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, बताओ बेटा पटेल, ग्राफ का खींचने का मतलब क्या होता है, बोलो। पढ़ी गई बातों को लाइनों में दिखाना ग्राफ कहलाता है। जितना हमने पढ़ा है उन्हीं को यदि हम लाइनों में दिखा दें, है ना, तो ये उसी का नाम क्या पड़ जाता है, ग्राफ। ग्राफ और क्या होता है, जो हमने पढ़ा है उसी को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बस लाइन ने दिखा दी और ग्राफ हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब सारे लोग बहुत ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों एक्सिस पे हमने क्या कांस्टेंट मान लिया है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, हमने कांस्टेंट मान लिया। अच्छा कांस्टेंट क्यों मानना है, यदि एक चीज का वेरिएशन देखना है तो एक चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे चोर और सिपाही वाला जब सवाल तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो चोर पकड़ने के लिए क्या होता है, चोर पकड़ने के लिए पहले चोर को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता, तो सिपाही जाकर पकड़ पाते, और दोनों भागते रहे। रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा नहीं होगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि उसको रोकना पड़ता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बघेल नहीं पढ़ा, सीधे कहां शुरुआत किए, मॉडर्न फिजिक्स से। चलो अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से देखो, खैर कोई बात नहीं, दुखी ना हो, है कि नहीं। ये हो गया आपका टेम्परेचर, यहां ये यहां से लेके यहां तक। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये है टीबी, और ये है क्या बेटा, टीबी डैश। अच्छा कैसे देखो, अच्छा ये वाली एक्सिस जानते हो किसकी है, ये है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये एक्सिस किसकी हो गई, ये हो गई सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट का बताओ बेटा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना था, टीबी। सॉल्यूशन का कितना माना था, टीबी डैश। अच्छा बताओ, टीबी और टीबी डैश में बड़ा कौन है। देखो यहां इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या समझ में आ रहा कि टीबी डैश इज ग्रेटर देन टीबी। अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा कि नहीं होगा। अच्छा डेल्टा टीबी इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या है, टीबी डैश माइनस टीबी। क्लियर है, तो ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये वाली एक्सिस किसकी है, ये देखो ये किसकी एक्सिस है। अच्छा अब एक्सिस बताओ क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा किसका एक्सिस है, सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट में हमने फिर क्या मिला दिया, सॉल्यूट, है ना। तो ये वाली एक्सिस हमारी किसकी तैयार हो गई, ये वाली एक्सिस किसकी है, सॉल्यूशन की। क्लियर है। अच्छा जैसे सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ, जैसे हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ बेटा, अच्छा बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो सबसे पहले हमने ऐसे ग्राफ खींचा, फिर देखो इनको हमने क्या मिलाया, एक्स एक्सिस से मिलाया, क्योंकि हमें डिफरेंस किस एक्सिस में देखना है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमने कहां ले रखे हैं, एक्स एक्सिस में। तो बताओ सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाता है। अच्छा ज्यादा हो जाता है तो हमने पढ़ा है हायर माइनस लोअर, यानी टीबी डैश माइनस टीबी, ये क्या हो जाता है, यही हो जाता है डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी ही क्या है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितना बढ़ा। जैसे मान लो आपके पास या सामने वाले के पास 75 रुपया है, तुम्हारे पास 50 रुपया है, क्लियर है। तो बताओ तुमसे दूसरे वाले के पास कितने ज्यादा हैं, 25 रुपया। तो यही तो है एलिवेशन इन पैसा, आपसे कितना ज्यादा उसके पास। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना और डिप्रेशन का मतलब होता है घटना, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपके रिस्पेक्ट में उसकी कितनी वृद्धि हुई है, 25, क्योंकि 50 तो तुम खुद हो, 75 वो है, तो वो तुमसे ज्यादा कितना है, 25। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। क्लियर है, मीनिंग समझ में आया। तो इसको लगा लो बेटा, ये ग्राफ खींच लो। हो सकता है कभी ग्राफ ये पूछ ले। देखो इस समय हम बेटा यहां पे हैं, ये देखो ये ग्राफ है, ये दिस इज द ग्राफ। अच्छा बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड, नंबर ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। ये दोनों लाइनें लिखी हैं, देखो कितनी सुंदर लाइन लिखी है, इसमें एनसीईआरटी में पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है सिमिलर टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के समान। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। हमने देखो वहां नंबर ऑफ पार्टिकल में दो चीजें मेंशन कराई हैं, मॉलिक्यूल एंड आयन। वैसे तो हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स पढ़ाए हैं, बट हमने सॉल्यूशन के अंदर आपसे दो ही पार्टिकल की बात की है, दैट इज मॉलिक्यूल एंड कौन सा, आयन, बस, है ना। तो ये देखो सब लाइनें लिखी हैं, बस हमने इन्हीं लाइनों को आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा दिया है। और हमने आपको बताया भी था नेचर ऑफ पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, साइज, शेप, उसका मास। इन पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किन पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होंगी। क्लियर है। आप किसी पार्टिकल का साइज छोटा कर दो, बड़ा कर दो, उसका मास बढ़ा दो, इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहां नेचर का मीनिंग कहां कहां से है, और यहां पे है कि नहीं, यही सब बात है। चलेगा, अगली हेडिंग डालो। अब नई लाइन से स्टार लगा के लिखो, नई लाइन से स्टार लगा के लिखो। लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। विभू तो क्या है, कहने का मतलब है समय का विशेष ख्याल रखा करें, है ना। हमारी चलो आगे आ जाओ, अगली हेडिंग डालो इसी, हाँ लिखो अगला स्टार लगा पॉइंट लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्स, कॉमा करके लिखो अकॉर्डिंग टू राउल्स। स्पेलिंग तो सबको मालूम है होगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉमा करके लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution, molality of solution, molality of solution। देखो बेटा ये है मोलेलिटी के आगे आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, स्मॉल m, है ना। अच्छा बताओ डेल्टा टीबी, बी यहां पे लिखना है ऐसे, है ना। हाँ मतलब ये क्या है, बी का मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। हाँ अच्छा बताओ, अब हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में लाना है तो क्या डालना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। अच्छा चलो अपना कांस्टेंट यहां हमने क्या डाल दिया, केबी, और इनटू क्या बना बेटा, m, है ना। अब इसी फार्मूले को तुम्हें बड़ा करना है तो ऐसे लिख लो। अब तुम कुछ न करो, यहां खाली मोलेलिटी का फार्मूला आप और लिख दो, तो क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। बताओ बेटा किसका, सॉल्यूट का, और इनटू 1000, अरे इसी का तो आप फार्मूला लिख रहे हो बेटा, अपान WB। अच्छा WB किस में, ग्राम में।
यही तो फार्मूला अपना था ना मोलेलिटी वाला। याद ये रखना, मोलेलिटी जब आवश्यकता पड़े तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा लिया करना। लिख लो। अब यहां पे लिखो केबी, यहां क्या है, केबी लिखने के बाद उसका नाम लिखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी यहां क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इन क्या होता है ना कि जैसे मान लो तुम पहले वाले साइंटिस्टों के नाम पढ़ो तो पूरी अंग्रेजी ऐसा लगता है कि वो डेफिनेशन से ज्यादा तो उनका स्पेलिंग याद रखना है, नहीं नाम उनका। लिखो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। बताओ अच्छा बेटा, केबी के दो नाम बताओ। पहला तो नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी हो सकता है कि इस नाम से इसको पुकार दे, नहीं तो आपको तो मालूम है कि सर्टोली सेल होता है, लेकिन कभी कभी सबस्टेंटाकुलर सेल बोल सकता है। चले आगे बढ़ाए। आप लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया भैया, आगे बढ़े। अच्छा मान लो कि एम यानी मोलेलिटी, मान लो हमने मान ली क्या है, क्या मान लिया, 1। तो बताओ बेटा फार्मूला हमारा क्या है, बताओ, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ किसके बराबर हो जाएगा, किसके, केबी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने एम का वैल्यू क्या रख दिया, 1। ये होगा कि नहीं होगा, तो लिखो बेटा, लिखो इफ एम इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी के फार्मूले में रखोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज केबी। इतना लिखो फिर इसी के नीचे। अच्छा बताओ, किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी 1 हो जाए, क्या हमने बोला, किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी 1 हो जाए, इट मींस, हां 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, जब मोलेलिटी की बात हो तो सॉल्वेंट बोलते हैं। और देखो बड़ी विडंबना की बात है, सोचने का तरीका देखो, हम सॉल्यूट मिलाते किस में है, सॉल्वेंट में, बनता क्या है, ये सॉल्यूशन का ही मोलेलिटी होता है, जबकि मिलाए किस में, सॉल्वेंट में। कभी मोलेलिटी सॉल्वेंट की नहीं होगी, मोलेलिटी सॉल्यूशन की होगी, किसकी होगी, सॉल्यूशन की। ये यहां पे बच्चा थोड़ा सा इसको सोच विचार अपनी अच्छी रखनी चाहिए, मोलेलिटी कभी सॉल्वेंट की नहीं होगी, मोलेलिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन का। ये बेसिक डिफरेंस तुम्हें बता रहे हैं हम, क्लियर है। तो जो भी चेंज आता है वो आता किसमें है, सॉल्यूशन में, मिलाओ तुम कुछ भी। लिखो बेटा, लिखो नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज, इस केस के नीचे लिखना, लिखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation in boiling point when molality of solution is 1, that is 1 mole of solute, 1 mole of solute present in 1 kg सॉल्वेंट। यहां 1 kg अंडरलाइन करना और सॉल्वेंट अंडरलाइन करना। तो क्या सीखा, यदि m इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में किसका प्रभाव आएगा, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को मिलाया किस में है, सॉल्वेंट में, क्लियर है। तो चलो अच्छा नीचे लिखो बेटा, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी, आगे लिखो बेटा, हेडिंग डालो, क्या लिखोगे,
यूनिट ऑफ केबी। चलो अच्छा, केबी का यूनिट बताओ क्या होगा। अच्छा बताओ डेल्टा टीबी इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, केबी इंटू एम, ये तो फार्मूला पढ़ा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी पढ़ा है। थोड़ा सा तो कुछ तो शर्म किया करो। तो केबी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपान एम। अच्छा डेल्टा टीबी को हम किस में रखेंगे, केल्विन में। किस में रखेंगे, केल्विन में। अच्छा ये मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी होती है मोल पर, वेरी गुड, पर केजी। केजी कहां पहुंच गया, ऊपर, तो ये क्या हो गया, केल्विन पर केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, ये कहां पहुंच गया, ऊपर। अच्छा जिसको यही करना आता है वही आगे मैथमेटिक्स में आगे बढ़ पाता है। अब यही हम ये करवा देते हैं, इसको ऊपर करवा देते हैं, सब तो जुगाड़ याद कराया है आपको। 14 23 बताया है, जब 4 हो, कितनी हो 4, और नहीं तो तीसरा उठा के ऊपर पटक दो, बात खत्म। ठीक है, तो बताओ क्या रखोगे, केल्विन केजी पर मोल। आज के बाद यदि केवी का आपसे यूनिट पूछा जाए तो क्या बताओगे, बता बेटा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, के को मेंशन कर लेना, केल्विन है कि पता लगे वहां के, फिर किसी दीदी से पूछो कि के क्या है, दीदी कुछ और बता दें ना, ऐसा करो केल्विन लिख लो, उसको भरोसा नहीं रहता, केल्विन लिखो उसको, KELVIN, केल्विन लिखो नहीं। अगली हेडिंग डालो बेटा, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, इसी बात लिखो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगली हेडिंग डालो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हेडिंग हम क्या डलवा रहे हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा ये अपना क्या है, केबी। चलो ये अपनी हेडिंग है, लिखो इसके नीचे पहला लाइन लिखो, लिखो केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। गजब अंडरलाइन करो, बताओ केबी किसकी प्रॉपर्टी बताता है, किसकी प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदला तो रेजिस्टेंस बदला, है ना। बताओ कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है इसीलिए वायर अच्छे होते हैं, लोहे का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए लोहे के वायर खराब होते हैं। क्लियर है, तो आर डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे शेप और साइज पे डिपेंड करता, और जितने फार्मूले कैपेसिटी के फार्मूले में जो है उसी पे डिपेंड नहीं करता है। अरे कैपेसिटी फार्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया। अरे कैपेसिटी फार्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का फार्मूला बताओ, बहुत लाजवाब। कैपेसिटेंस का फार्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का फार्मूला नहीं बता पा रहे हो। अब हम तुमसे पूछे कि तुम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताओ और तुम इतना देर लगाओ तो हम क्या सोचेंगे। कैपेसिटेंस सी का फार्मूला बताओ, सी का फार्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये पीपीसी हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी का फार्मूला सिर्फ बताओ, ये जो तुमने बताया वो पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्यू बाई वी, ये फार्मूला होता है। और जो तुमने फार्मूला बताया था सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अब ये क्या है, कोई तुमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ये तुम्हारा पीपीसी है, ये तुम्हारा पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपेसिटी का फार्मूला ये होता है।
अब देखो कैपेसिटी के फार्मूले में क्या है, क्यू है और वी है, और बड़ी ताज्जुब की बात, ये इन्हीं दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड किन पे करता है, इन पे और इन पे। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगली बार लिखो। हाँ लिखो, क्या लिखा, क्या हमने बोला? हाँ लिखो, केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को जरा हाईलाइट करो। अच्छा क्या होगा यदि केबी किसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, सॉल्वेंट का, तो यदि हम अलग अलग सॉल्वेंट लेंगे तो सबका केबी अलग अलग होगा। लिखो दैट इज, लिखो दैट इज फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, लिखो दैट इज फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, दैट इज फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट वैल्यू ऑफ केबी विल बी डिफरेंट। नई लाइन से लिखो, लिखो केबी, नई लाइन से लिखो केबी, केबी इज एन, केबी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, लिखो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एरो लगा के लिखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, है ना। और जहां लिखा मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, उसी के आगे एग्जाम्पल लिखो, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लिखो, लिखो ऑल फिजिकल कांस्टेंट। लो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री के जितने कांस्टेंट हैं सब इंटेंसिव होते हैं। किसी ने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने बोला इंटेंसिव, तो वहीं पे एग्जांपल लिख के लिखो जहां हमने लिखाया है। क्या लिखाया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, है ना। यानी मास, मास पे जो डिपेंड प्रॉपर्टियां नहीं होंगी वो कैसी प्रॉपर्टी होंगी। हाँ तो यहीं पे हम एग्जाम्पल क्या लिखा दें, लिखो ऑल फिजिकल कांस्टेंट। आप देखो, आप फिजिकल कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया। जैसे केबी क्या है, एक फिजिकल कांस्टेंट क्या है, आगे केएफ पढ़ोगे क्या है, फिजिकल कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने कांस्टेंट हैं आपकी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं सब के सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, लेकिन उसके पहले कुछ तो याद कर लो। हम देखो यही बात तुमसे बोलेंगे कि हमने वहां लिखाया था ऑल फिजिकल कांस्टेंट, तो ये बात तुमको याद नहीं रहेगी। क्लियर है? फुल स्टॉप करके लिखो आगे, देखो द वैल्यू ऑफ केबी, द वैल्यू ऑफ केबी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, द वैल्यू ऑफ केबी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है भैया, चलो फार्मूले लिखते हैं। सारे बच्चे फार्मूले लिखना शुरू करें। लिखो केबी इक्वल टू, क्या लिखोगे, आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 एलवी। पहला ये फार्मूला है, डेराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा फार्मूला, केबी इक्वल टू टी, लिखो केबी इक्वल टू 0.002 टीबी स्क्वायर अपान एलवी। दूसरा फार्मूला ये लिखो। हाँ लिखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तीसरा फार्मूला लिखो, पहले भी लिख लो फिर सबको मेंशन कराते हैं। लिखो एम आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 डेल्टा एच वी। अब एक एक यहां पे
जितनी भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं सबको लिखवाते हैं। अब इसके आगे आ जाओ, ऐसे लिखो, एक एक चीज को मेंशन करो। लिखो, पहले तो आर लिखो, आर। पहले आर अपना क्या है यहां पे, बताओ बेटा, बताओ। गैस कांस्टेंट है ना। अच्छा, गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यू होती हैं। कितनी वैल्यू? 3। यदि एसटीपी एनटीपी की बात करें तो 0821 रखना, जब कैलोरी की बात करें तो 2 रखना, और जब जूल की बात करें तो 8.3 रखना। अच्छा, ये कब रखोगे? जब कैलोरी की बात होगी। ये ना समझना कि हमने लिखा है R इक्वल टू 2 कैलोरी। बहुत गधा टाइप के लोग पता नहीं क्या कहें कि हमारे यहां लिखाया गया R इक्वल टू 2 कैलोरी। ये नहीं मैं लिखवा रहा हूं। मतलब जब आपके सवाल में एनर्जी को कैलोरी में कैलकुलेट करवाए, क्या कहें, या कैलकुलेशन आपसे कैलोरी में मांग रहा हो, तो वहां आर, यदि उस फार्मूले में आर इस्तेमाल हो रहा है तो आर का वैल्यू क्या रखोगे? 2। और यदि आपसे जूल की बात करे तो आर का वैल्यू क्या रख देना? 8.3। जब कैलोरी की बात कहे तो क्या रखना? 2। समझ रहे हो ना। अब ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि R इक्वल टू 2 कैलोरी, क्योंकि बहुत नोट्स भी बनवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होता है। क्या सर कैलोरी लिखवाए थे और हम क्या बोले वो मिस कर गए हैं? अब ये कब आपको R का वैल्यू 8.3 कब रखना है? जब क्वेश्चन में जूल की बात करे। लिखो, जब क्वेश्चन में जूल की बात हो, और जब क्वेश्चन में कैलोरी की बात हो तो क्या रखना? 2। और कोई गधा ये नहीं कहेगा कि ये 2 कैलोरी है, आर का वैल्यू 2 है। कब है 2? जब क्वेश्चन में कैलोरी की बात हो। जब क्वेश्चन में जूल की बात हो तो, जब एसटीपी एनटीपी की बात हो तो। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके सामने कितनी आएंगी? 3। क्लियर है? अच्छा, अगला लिखो, अगला लिखो। अच्छा, ये टीबी तो पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ चलो, अच्छा एलवी लिखो। लिखो बेटा, लेटेंट हीट ऑफ, लिखो बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, अब इसी के नीचे लिखो फॉर वाटर, एलवी इक्वल टू कितना होता है? 536 लगभग, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए मान क्या लेते हैं? 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, एक बात बताओ, यदि एलवी को हमने कैलोरी में रखा होगा तो बताओ आर क्या रखा होगा? 2। वेरी गुड, अब समझ गए। कुछ समझ में आया? हाँ, अब याद कर लो एलवी का वैल्यू। और बहुत ध्यान से देखो, यहां हमने क्या लिखा है? पर ग्राम। क्या लिखा है? पर ग्राम। आपके फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, कैलोरीफिक वैल्यू और स्पेसिफिक हीट, ये तीनों पर ग्राम में होते हैं और बाकी सब पर मोल में होते हैं। समझ नहीं आया? इतनी जल्दी कहां समझ में आ जाएगा? नीचे नीचे करके नोट करके लिखो। अच्छा, यहां और लिख लो अभी, और क्या बचा? लिखो बेटा एम, लिखो एम, लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वेट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट है। लिखो एम इक्वल टू, लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लिखो, अगला लिखो डेल्टा एचवी। लिखो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन।